चलो, थर्ड डे का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग है कि लीकी गट क्या होता है और गट को हमें हेल्दी क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा गट इश्यू स्टार्ट होता है उसका एंड प्रोडक्ट में हमें डिजीज मिलता है। लेकिन स्टार्ट बहुत ही इंटरनल सिस्टम से हो जाता है, पहले ही हमें पता चल जाता है कि गट में कोई इश्यू है और वहीं से हमारे गट माइक्रोबायोम खराब होते हैं। और गट माइक्रोबायोम खराब होने के बाद जो जो कॉलोनीज खराब है उसके हिसाब से हमें डिजीज मिलता है। तो चलो यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन। ओके, my screen is visible. चलो स्टार्ट। लिकी गट एंड इंफ्लामेशन। लिकी गट को सिंपली समझिए तो लिकी गट का मतलब है हमारे गट में कहीं ना कहीं हॉल होना, वहीं से लीक हो रहा है। जैसे हम कोई टाइट बैग है उसमें पानी या तो कोई सॉलिड चीजें भरता है और उस पे प्रेशर आता है तो वो वहीं से लीक होके बाहर निकलता है। वो टूटता नहीं, वो लीक होता है। टूटना अलग चीज है, लीक होना अलग चीज है। दो चीजें समझ लो। पहला तो गट में इंफ्लामेशन आता है तो वो कहीं 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 पंचर होता है। दूसरा चीज है वो पंचर नहीं होता पर इंटरनली अल्सरेशन स्टार्ट होता है, इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस। तीसरा होता है कॉन्स्टिपेटेड है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है तो गट की लाइनिंग जो है वो थीन हो जाती है, तो वहीं से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब नहीं होता चाहे हम कितना भी हेल्दी खाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ अच्छा खाते हैं लेकिन उसकी दिखता ही नहीं है, वेट गेन नहीं होता, या तो इतना वेट गेन होता है कि उसके बॉडी में न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं रहते। बहुत ही हैवी वेट है और अगर हम आयरन टेस्ट करते हैं तो 6 ग्राम मिलता है, B12 टेस्ट करते हैं तो बिलो 200 मिलता है। तो उसका रीजन है उसके गट की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो लो है। और वो क्यों लो होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो लीक है। तो हम जो भरते हैं वो भरता नहीं और नीचे से कहीं से निकलता रहता है। तो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? दिस इज द टॉक्सिन फीलिंग इन दैट एंड वी आर नॉट डिटॉक्सिफाई अवर इंटेस्टाइन एंड दैट्स व्हाई गट स्टार्टिंग लीकिंग। सबसे पहला लीकी गट का जो सिम्टम्स आता है वो है ब्लोटिंग एंड गैस। अगर किसी को भी कॉमन ब्लोटिंग रहता है, कॉमन गैस रहता है, तो समझना कि आपके गट में कहीं ना कहीं इश्यू है एंड वो कोई ना कोई पार्ट पे लीक है। पूरा बहुत ही लॉन्ग गट रहता है हमारा, 22 फीट का लॉन्ग गट की सकमटल्सिस रहता है, उसमें कहीं ना कहीं लीक है। तो जहाँ पे लीकिंग है वहीं से उसके सेल टिश्यू है वो डैमेज होते हैं, वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे ब्लड में आते हैं इन फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया, इन फॉर्म ऑफ द एलर्जन, इन फॉर्म ऑफ द हिस्टामिन ऑल्सो। दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द स्किन डिजीज, सबसे ज्यादा स्किन इश्यू कब स्टार्ट होता है? खाने के 2 घंटे बाद या तो खाने के 1 घंटे पहले। जैसे ही खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा वो तुरंत ही एलर्जन स्टार्ट करता है। और जो एलर्जन स्टार्ट होता है उसका मेन रीजन है उसके गट में कहीं ना कहीं हॉल है, छोटा सा हॉल है या बड़ा हॉल है, तो वहीं से स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ड्रिंक हमने यूज किया, फर्मेंटेड राइस वाटर, जो हमारी बेस्ट रेसिपी है, वो उसको लिक को रिलीव करता है, उसके ऊपर एक कोटिंग करता है। और वही कोटिंग हमें आगे जाके डिजीज में भी हेल्प करता है टू रिड्यूस अवर इन्फ्लामेशन। तो लिकी गट का इम्पैक्ट क्या आता है, क्या प्रॉब्लम रहता है? तो इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी को वीक करता है एंड कोई भी हेल्थ इश्यू है उसको ट्रिगर करता है। ठीक है, चलो यहाँ अपने आप को नोटिस करना है कि अगर आपको कोई डिजीज है, आपके फैमिली में किसी को डिजीज आता है तो कितना फास्ट वो आपके ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, किसी को वायरल आया तो आपको कितना फास्ट अफेक्ट किया, कितना दिन तक रहा, वो भी आपकी इम्यूनिटी दिखाता है। कितना इम्पैक्ट देके वो गया, वो भी आपकी इम्यूनिटी दिखाता है। इज इट ट्रिगरिंग द हेल्थ इश्यू? कैसे समझते हैं? मान लो कि आपके घर में किसी को वायरल आया, 5 दिन रहा, चला गया, पोस्ट कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपके बॉडी में वायरल आया, 2 दिन सिम्टम्स दिए लेकिन पोस्ट इफेक्ट लॉन्ग है। डिजीज जाने के बाद किसी को टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, एनी काइंड ऑफ द बैक्टीरियल, वायरल और फंगाई इन्फेक्शन होता है तो प्रोलोंग इफेक्ट रहता है। आपका इंटेस्टाइन खराब है तभी जाके वो प्रोलोंग इफेक्ट देगा, आपको सेम एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपके गट से आपको मिलना चाहिए।
व्हाट इज द साइन ऑफ लीकी गट? अगर आपके बॉडी में आपके गट का इश्यू है तो आपको कैसे पता चलेगा? द फर्स्ट इज द ब्लोटिंग एंड गैस। अगर किसी को गैस बनता है, हेडेक आता है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं गट में लीक है और वहीं से फूड है वो अनडाइजेस्टेड हो रहा है और आपको गैस दे रहा है। सेकंड थिंग, तो फूड सेंसिटिविटी, कोई चीज खाने से एलर्जन होना। ठीक है, अगर एलर्जन स्टार्ट होता है तो दैट मीन्स कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं आपका गट है वो वीक है, लीक है और वहीं से फूड की एलर्जन आपको रहता है। कंटिन्यूअस फटीग, ठीक है, जब जब आप फील करो कि मुझे पूरे दिन थकान फील होता है और हर रोज रात को मैं थक जाती हूँ, या तो हर रोज रात को मुझे लगता है माई बॉडी हैव नॉट इनफ एनर्जी, दैट मीन्स कि आपके गट में एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी लो है। इसको किस तरह से समझते हैं? अगर आपका गट बहुत ही हेल्थीएस्ट है, बहुत ही हेल्दी डाइजेशन पे है, माइक्रोबायोम का बैलेंस बहुत ही अच्छा है, तो चाहे आप कितना भी फास्टिंग करो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका है बॉडी को अंडरस्टैंड करने का, जब आप फास्टिंग मोड में जाते हो तब आपके बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी चेंज हो। ठीक है, यहाँ पे आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट हुआ, बल्कि 2 दिन डाइट का कंप्लीट हुआ, एक दिन प्रिपरेशन का कंप्लीट हुआ। हमने 2 दिन तक सिर्फ ग्रेन में राइस गए हैं। ठीक है, राइस इज इजिएस्ट डाइजेस्टेबल एंड इज कंपाउंड स्टार्च। राइस का जो स्टार्च है वो कोटिंग का काम करता है। तो आप सबको कल से पता चलेगा कि आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा एक हैप्पीनेस है, एक लाइट है, बॉडी एक गुड डाइजेशन पे है। ठीक है, जिन लोगों का बॉडी ऑलरेडी हाई फाइबर पे था उसको और फाइबर चाहिए, जिसका लो फाइबर पे था इसको इतने फाइबर से भी बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर होगा। तो जो फटीग वाला सिचुएशन है वो बहुत सारे डिजीज में है, लेकिन फर्स्ट साइन है कि आपका गट कहीं ना कहीं खराब है। एंड द लास्ट इज द ऑटोइम्यून डिजीज। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऑटोइम्यून है, सिंपल एलर्जी से लेके एडवांस स्टेज का ऑटो इम्यून कहीं ना कहीं है, तो फर्स्ट आपको गट को रिपेयर करना है। अगर गट रिपेयर होगा देन एंड देन यू विल बी गेट द एक्सेलेंट रिजल्ट इन आउटकम ऑफ द ऑटो इम्यून डिसीज। कैसे हील करेंगे? हेल्दी गट हीलिंग फूड्स। हमें गट को हील करने के लिए हेल्दी गट रिलेटेड फूड खाने चाहिए। प्रीबायोटिक एंड द ग्लूटाथिमाइन इज कंपाउंड ऑफ द एंजाइम एंड एमिनो एसिड। ठीक है, वो गट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत बार अगर बहुत ही गट रिलेटेड इश्यू रहता है, कोई डाइजेशन ही नहीं हो रहा, अगर थोड़ा फूड लेते हैं फिर भी टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उसी वक्त ये फूड दिया जाता है। और रिड्यूस द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द मेन mechanism behind that. Now understand the what is the गट। ठीक है, कहीं पे हमारा लीकी गट है तो उसका रीजन क्या है और किस तरह से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। एक एक ही डायग्राम में हम पूरा रिपेयर कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो लीकी गट का मीन्स है कि आपका बॉडी इंटेस्टाइन पूरा टॉक्सिन, बैक्टीरिया और अनडाइजेस्टेड फूड से भरा है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि एक पूरा पाइप है जिसमें बहुत सारा टॉक्सिन है, बहुत सारा बैक्टीरिया है और अनडाइजेस्टेड फूड है। हम ऐसा मानते हैं कि फूड हमें एनर्जी देता है, लेकिन तब एनर्जी देगा जब गट हेल्दी होगा, अदरवाइज वही फूड हमें टायर्डनेस और फटीग देता है, बिकॉज योर गट इज नॉट डाइजेस्ट द प्रॉपरली फूड। क्या रीजन है? पुअर डाइट। सबसे बेस्ट और इजिएस्ट जो चीज माना जाता है वो है हमारा फूड। तो फूड में हाई शुगर, डायबिटीज है तो ही शुगर नहीं खाना ऐसा नहीं है, किसी के भी बॉडी में शुगर ज्यादा जाता है, चाहे बच्चा है, चाहे एडल्ट है, चाहे एडोलेशन है, चाहे मिडिल एज है। अगर शुगर प्योर फॉर्म में जाएगा तो आपका हेल्दी बैक्टीरिया डैमेज होता है, बिकॉज शुगर इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी शुगर है तो वहां पे बैड बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस चाहिए वो बैलेंस नहीं रहेगा और बॉडी का ऑटोमेटिक गट माइक्रोबायोम है वो खराब हो जाएगा। प्रोसेस फूड, द सिमिलर थिंग, जितना भी प्रोसेस खाते हैं उतना बॉडी का फाइबर्स कंटेंट लो होता है और हमारी एपिथेलियल की जो लाइनिंग है वो वीक होती है और उसी की वजह से हमें गट के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। रिफाइंड कार्ब्स, कोई भी फॉर्म में कोई भी चीज रिफाइंड खाते हो तो जितना रिफाइंड जाएगा लो फाइबर हो जाएगा। लो फाइबर है तो लो न्यूट्रिएंट है, लो न्यूट्रिएंट है तो लो डाइजेशन है, और लो डाइजेशन है तो आपके गट बैक्टीरिया खराब।
ठीक है, तो रिफाइंड कभी भी नहीं खाना। जहां पे रिफाइंड लिखा है डोंट यूज, डोंट बाय, डोंट टेक। ठीक है, अब देख लो, अगर ऑयल है, फ्लोर है, शुगर है, कहीं पे भी रिफाइंड लिखा है तो आपको उसको यूज नहीं करना। एक्सेस ऑफ अल्कोहल, बहुत सारी कंट्री में अल्कोहल अलाउ है, इवन गुजरात में बैंड है, लेकिन बहुत सारी जगह पे इज इजीएस्ट अवेलेबल। लेकिन अल्कोहल का मेन प्रॉब्लम क्या है, वो मूड को एक्टिव करता है, आपके न्यूरॉन सिस्टम को एक्टिव करता है और गट ब्रेन एक्सिस को डैमेज करता है। और वही जाके आपके लीवर में एक्सेस जमा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, एक्सेस जमा होता है। और एक्सेस की वजह से लीवर एंजाइम बढ़ते हैं, लीवर एंजाइम डाइजेस्टिव जूस को डिस्टर्ब करता है, और डाइजेस्टिव जूस जाके आपके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करता है। इज हाईली एसिडिक। ठीक है, अगर कोई इंसान ज्यादा पीता है तो इस क्रिएटिंग वॉमिटिंग, इज ऑल्सो गोज विद द डायरिया एंड हाईली हैवी एक्सेसिव एसिडिक। पीने के बाद भी बहुत कुछ खाने के लिए भी दे तो भी उसका एसिडिक रिफ्लेक्स कम नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज अ लो फाइबर इनटेक। हमारे फूड में बहुत बहुत लो फाइबर है। हमें अपने बॉडी के वेट के हिसाब से फाइबर लेने चाहिए, तब जाके हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, इवन हमारे गट के लिए। जितना फाइबर ज्यादा उतना हमारा ब्लड शुगर, थायराइड और वेट हमारा बैलेंस रहता है। द सेकंड रीजन बिहाइंड द लीकी गट इज द इम्बैलेंस ऑफ द गट बैक्टीरिया। कल हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया कैसे इम्बैलेंस होते हैं और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि हम गट को कैसे बैलेंस कर सके और बैड बैक्टीरिया कैसे बॉडी से निकाल सके इन द फॉर्म ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन। थर्ड वन इज द क्रोनिक स्ट्रेस। चलो एक स्ट्रेस समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार गट को डिस्टर्ब करता है। 80% people are suffering with the stress. The reason is not actually for stress. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिचुएशनल स्ट्रेस है तो उसका स्ट्रेस जितना हमारे ऊपर होता है उतना डेंजरस सिचुएशन होता नहीं। सिंपली भाषा में समझिए कि काल्पनिक भय ज्यादा डेंजरस होता है एक्चुअल परिस्थिति से। ठीक है, हम बच्चे को बोलते हैं ना कि साइकिल मत चलाओ, बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तब डरता है, उसको लगेगा कि वो गिर जाएगा। लेकिन जब वो चलाना सीख जाता है तो वही डर उसको काल्पनिक भय से बहुत ही कम लगता है। तो एक्चुअल सिचुएशन आर वेरी डाइल्यूट फॉर्म, वेरी न्यूट्रल फॉर्म, व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर द फियर। तो एक फियर है जो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है। हर स्ट्रेस के पीछे कोई ना कोई फियर है। ठीक है, तो फियर क्या है, फाइनेंशियल लॉस हुआ तो एक फियर है, रिलेशन खराब हुआ तो एक फियर है, हेल्थ खराब हुआ तो एक फियर है, चाइल्ड का कोई इशू है तो एक फियर है। तो जहाँ पे फियर है तो स्ट्रेस उसके आगे आता है और उसके पीछे हमारा फियर रहता है। तो फियर क्या करता है, फियर एक फोबिया डेवलप करता है। फियर एक काल्पनिक पिक्चर बनाता है कि अगर ऐसा हो गया तो लाइफ में ये होगा, इज क्रिएटिंग सम डिल्यूजन एंड डिल्यूजन लीड्स टू डिजीज। ओके, तो आपके बॉडी में जहां से भी डिजीज आता है उसका रीजन है आपका स्ट्रेस के पीछे हुआ डर, डर के पीछे डिल्यूजन है और डिल्यूजन लीड्स टू योर डिजीज। और वो अफेक्ट करता है आपके गट ब्रेन एक्सिस को, वो साइकिल को डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करेगा, अगर आपको सही टाइम पे भूख लगता है, सही टाइम पे नींद आता है, सही टाइम पे आपका पेट साफ होता है और सही टाइम पे आप पानी पीते हो, तो आपको पता है ये पूरा रिसेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ता कि मुझे खाना है, आपको याद नहीं करना पड़ता कि मुझे सोना है, आपको याद नहीं करना पड़ता कि मुझे पानी पीना है। इज ऑटोमेटिकली रिसेटिंग इन योर बॉडी सिस्टम एंड वी आर डूइंग यर्स। ठीक है, टाइम टू टाइम वी आर फॉलोइंग द सिस्टम। तो ये पूरा एक्सिस है। ब्रेन मैसेज देता है, हम पानी पीते हैं, बॉडी का मैकेनिज्म है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी ब्रेन को रिफ्लेक्ट करेगी, एमएमएस के थ्रू जाएगा, एमएमएस हमें सेंसरी सिस्टम से निकालेगा और जाके हम पानी पिएंगे। ठीक है, तो एक्सिस से जैसे हम स्ट्रेस में गए, न तो हमें नींद आएगा, न तो हमें टाइम पे भूख लगेगा, न तो हम टाइम पे सो पाएंगे। तो एक गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, हमारे बैक्टीरिया सही कॉलोनी पे चलते थे, वो एक सैनिक की तरह चलते हैं। ठीक है, आपने कभी आर्मी कैंपिंग में जाके देखना, एक के पीछे एक जाएगा, वो ऐसे ही ट्रेन है, ये इधर उधर नहीं जाएंगे। तो वैसे ही हमारी कॉलोनी एक ही टाइम पे चलता है। जैसे हमने खाना खाया, अगर आपके गट बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे होते हैं तो कार्ब्स को सबसे पहले वो खाता है। प्रोटीन तो बहुत दूर का लेवल है, प्रोटीन खाने के लिए बैक्टीरिया कभी नहीं बने। दे आर यूजिंग द कार्ब्स एंड दे फर्मेंट कार्ब्स, वो कार्ब्स को ज्यादा फर्मेंट करते हैं, इजिएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं और वही हमें एनर्जी देता है। इसीलिए जब भी कोई
फास्ट एनर्जी सोर्स चाहिए तो वो कार्ब्स से लिया जाता है। मान लो किसी को मैराथन दौड़ना है तो लोडेड ऑफ कार्ब्स करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा कार्ब्स खाना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स की कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो प्रोटीन की कैलोरी बर्निंग प्रोसेस से ज्यादा रहता है। तो गट ब्रेन जो एक्सिस है वो हमारे फूड डाइजेशन को वीक कर देता है, इसीलिए ट्रेस है डायरेक्टली हमारी लीकी गट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी जब भी ट्रेस फील करते हो तो उसको काल्पनिक भय की तरह देखना है, उसको एक डिल्यूजन की तरह देखना है, देयर इज नॉट एक्चुअल सिचुएशन। और जब भी एक्चुअल सिचुएशन आता है तो ऑटोमेटिक समय के हिसाब से चला जाता है। ठीक है, न तो हम उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं, न तो उसको रोक सकते हैं, न तो किसी और को दे सकते हैं। मान लो कि अगर आपके पैर में दर्द है, आपको फियर था कि कहीं आप गिर ना जाओ, और मान लो कि आप गिर गए तो फ्रैक्चर हुआ या तो आपके पैर में दर्द आया, तो सिचुएशन आपको ही हैंडल करना है। न तो आप पैर किसी को दे पाओगे, न तो आपका दर्द कोई ले पाएगा, न किसी और आपके बदले वो पेन सहन कर पाएगा। तो एक्चुअल सिचुएशन जो भी आएगा इज यू हैव टू फॉलो ऑन द टाइम, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस टाइम। ठीक है, चलो नाउ द इम्पोर्टेंट फॉर द मेडिकेशन। आज के बाद जिन जिन लोगों गट रिसेट वर्कशॉप कर रहे हैं, मैं आई रिक्वेस्ट कि डू नॉट यूज दिस फोर मेडिसिन विदाउट एक्सट्रीम नीड। वन इज द आइबुप्रोफेन। जैसे ही पेन किलर खाया यू रिड्यूस 30% गट बैक्टीरिया। ठीक है, पेन किलर सबसे ज्यादा डेंजरस होता है गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करने के लिए। कई बार बॉडी सिम्टम्स भी देता है कि हम मेडिसिन लेते हैं तो एसिडिटी होता है, हमें पता चलता है कि मेडिसिन की वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आता है, फिर भी हम खाते हैं। ठीक है, दो खाते हैं, एंटासिड भी लिया और पेन किलर भी लिया, तो दोनों बैक्टीरिया को बहुत ही डैमेज करते हैं। जितना मेडिसिन अंदर जाता है उतना आपका एसिड इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, जितना एसिड इन्फ्लामेशन बढ़ेगा उतना गट में छोटे छोटे हॉल हो जाएंगे। बाहर से नहीं दिखेगा, न तो सीटी स्कैन दिखाता है, न तो एमआरआई दिखाता है, न ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जो आपके लीकी गट को डायग्नोस कर पाए। लेकिन दे आर द सिम्टम्स कि आपको एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, फटीग फील कर रहे हो, ऑटोइम्यून डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, वेट रिडक्शन नहीं हो रहा, वेट गेन नहीं हो रहा, तो दिस इज द रीजन कि आपके गट में कहीं ना कहीं हॉल है। एंड द फर्स्ट मेडिसिन इज द ibuprofen. So do not use the any painkiller without the actual cause. सेकंड थिंग कि कोई भी पेन है चाहे कितना भी डेंजरस है, पेन किलर काम क्या करती है, आपके ब्रेन को सेटल डाउन करती है, वो पेन को रिड्यूस करती है, पेन को मारती है, वो आपकी डिजीज को क्योर नहीं करती। तो सबसे बेस्ट तरीका है पेन को रिलीव करने का, यू हैव टू मेंटल बूस्टिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, melatonin and dopamine is the best part to reduce the pain. This is not only physical pain, if you can also reduce your mental pain. ठीक है, तो डोपामाइन रिलीव कर सकते हैं। डोपामाइन रिलीव करने के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट में जाना है, जहां आपको बहुत ही अच्छा फील होता है वहीं से जा सकते हैं। फीमेल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है कि आपकी फ्रेंड को फोन कर लो, आपके पास की कोई रिलेशन को याद कर लो, तो वो आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। ठीक है, सेकंड थिंग, द वार्म इज द बेस्ट फॉर रिडक्शन ऑफ द पेन। उसको गर्म दे दो तो पेन रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड थिंग इज द स्लीप। कई बार आपने महसूस किया होगा कि अगर आपको हेडेक है, आप सो जाते हो तो आपका हेडेक चला जाता है। तो व्हाट इज द बेस्ट, पेन किलर इज द बेस्ट और स्लीप इज द बेस्ट। डेफिनेटली स्लीप इज द बेस्ट। ठीक है, तो जहाँ जरूरत है वहीं पे बहुत ही सोच समझ कर पेन किलर लेना चाहिए। पेन किलर इज मोर डेंजरस, वो गट को खराब करता है और गट सीधा आपके न्यूरॉन सिस्टम पे जाता है और ऑटोइम्यून क्रिएट करता है। तो सेकंड मेडिसिन इज एस्पिरिन। अभी वो भी ऐसे ही खाया जाता है, बिना सोचे बिना समझे, एक फियर के साथ खाया जाता है। पता है आपको कि इंसान मेडिसिन फियर की वजह से ही खाता है। मान लो कि शुगर हाई हुआ तो फियर हुआ कि कुछ हो जाएगा तो मेडिसिन खा लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा कुछ हो जाएगा तो मेडिसिन खा लिया। बल्कि उस फियर को कम आउट करो कि अगर मैं इस फियर में नहीं जाऊंगी या तो नहीं जाऊंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। जितना स्ट्रेस से बढ़ता है उतना कोई खाने से नहीं बढ़ता। तो जो फियर है वो मेडिसिन की तरफ आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो अपने आप को बॉडी से वो फियर निकाल दो। कोई भी मेडिसिन लाइफ नहीं दे सकता। लाइफ थ्रेटनिंग जो मेडिसिन है वो आपको एंड ऑफ लाइफ पे तो लेना ही है। तो जहाँ पे जरूरत है कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा रहा है तो हमें आइसोसोर्बेट देना ही है, दिस इज द रूट फॉर दैट। लेकिन वहां जाने से पहले जो जो खार लेते हैं वो आपको वहां तक लेके जाते हैं।
तो डू नॉट यूज एस्पिरिन हेफाजार्डली विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम खुद डॉक्टर है फिर भी नहीं लेना चाहिए, फिर भी नहीं, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम पे ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ही रहता है, चाहे वो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, या तो कोई भी पोस्ट पे है। आपको जब आपकी बॉडी की जरूरत है तो प्लीज टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, बिकॉज हम अपने आप की भूल कभी नहीं सोच पाते। ठीक है, अगर मुझे जरूरत है तो मैं नहीं उसको सर्च कर पाती। अगर कोई अच्छा कार्डियक सर्जन है वो खुद की हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। यू हैव टू चूज द अनदर विद द एक्सपर्ट लेवल। अगर आपको जिसके ऊपर फेद है वहां जाके मेडिसिन सिलेक्शन करें, अपने आप पे सिलेक्शन मत करो। सेकंड थिंग, तो एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अभी रिस्ट्रिक्शन मोड में जा रहा है, बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। नहीं खाया वो भी रेजिस्टेंस हो रहा है, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया है आपके बॉडी में जाते हैं, बाहर आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो अंदर गया और बाहर आ गया। उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी के एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर होता है। डॉक्टर बोलता है कि वायरल है, फिर भी एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि वायरल ही है, फिर भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं। बच्चे को 2 दिन कफ हुआ और सेफिक्सैम दिया जाता है, इसे थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक। एंड एंटीबायोटिक उसका नाम ही बैक्टीरियल को मारना है, तो वो ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं मारता, सबसे ज्यादा हेल्दी बैक्टीरिया मरते हैं। टाइफॉइड, tuberculosis, many of the bacterial disease, septicemia, streptococcal infection, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, उसमें बहुत ही हायर मेडिसिन दिया जाता है। और उसके बाद इंसान की जो पोस्ट रिकवरी लाइफ है वो बहुत ही खराब होती है, क्योंकि उसके बॉडी के पूरे सैनिक मर जाते हैं। उसको जिंदा रहने के लिए जो चाहिए उसको हम खत्म कर देते हैं। और एटलीस्ट बच्चे को तो नहीं देना चाहिए जब तक वो डायग्नोज नहीं होता कि वो बैक्टीरियल है। बैक्टीरिया में भी अगर आपके WBC काउंट 14,000 15,000 से ऊपर जाते हैं तभी जाके एंटीबायोटिक दिया जाता है, और वो भी कल्चर करके दिया जाता है। कौन सी मेडिसिन सेंसिटिव है वही दिया जाता है। हम ऐसे ही मेडिसिन खाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, हमारा तो लाइफ चला जाएगा, मतलब अभी 20 साल तक तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इतनी सारी एंटीबायोटिक न्यू आ ही रही है। लेकिन आफ्टर 20 साल ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमारे पास लाइफ सेवर मेडिसिन भी नहीं बचेगी, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस हो गया है एंटीबायोटिक का। क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले भी ऐसे ही एमोक्सिसिलिन दे रहे हैं, ऐसे ही एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, ऐसे ही सिफिक्सेंट दे रहे हैं, तो तीनों जनरेशन का रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्यों हो गए? हमारे खुद के बैक्टीरिया वो मेडिसिन को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, न तो हमें डिजीज क्योर कर रहे हैं, न तो हमें हमारी गट को क्योर कर रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट टेक एनी एंटीबायोटिक विदाउट एनी स्पेशल एडवाइस। एंड इफ यू हैव टू टेक, एटलीस्ट टेक फॉर 6 टेबलेट, प्रॉपरली लेना है। ठीक है, 1 टेबलेट लिया, 2 टेबलेट लिया, रजिस्ट नहीं करना। और एक बार खा लिया तो 3 दिन कंप्लीट खा के उसके बाद बंद करना है, उसकी कॉलोनी को कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है, फिर न्यू कॉलोनी बनाएंगे। The last one is the steroid. Steroid is a life saving medicine. ऑटोइम्यून डिजीज का लास्ट ऑप्शन स्टेरॉइड रहता है। स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जब भी ऑटोइम्यून है तो इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, इसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे ये सोच के स्टेरॉइड दिया जाता है कि ये इंसान 2 साल के बदले 1 साल जिएगा, लेकिन स्टेरॉइड दे के उसको जिंदा रखे। वही सिचुएशन से स्टेरॉइड दिया जाता है। स्टेरॉइड किडनी को खराब करता है, इंसान ऑटोइम्यून से नहीं किडनी फेलियर से मरता है। लेकिन स्टीरॉइड लाइफ सेवर है, इसीलिए डॉक्टर के पूछे बिना कभी भी स्टीरॉइड नहीं लेना चाहिए, कभी भी कफ कोल्ड में स्टीरॉइड नहीं देना चाहिए। बहुत बार लोकल प्रैक्टिशनर स्टीरॉइड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ फास्टेस्ट रिकवरी। अगर हम 1 टेबलेट स्टीरॉइड लेते हैं तो हम भी बहुत ही फास्ट मोड में आ जाता है और हमारी रिकवरी फेज बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन दे आर द मोर डेंजरस। 1 टेबलेट स्टीरॉइड रिड्यूस द 60% ऑफ योर गट बैक्टीरिया। अगर लगातार लेते रहे लेते रहे लेते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा आप उस गट को रिपेयर करने के लिए। वो रिपेयर तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी में बहुत ही अच्छा फिनोमिना है कि हम कोई भी सिचुएशन में हमारे गट को वापस रिपेयर कर सकते हैं, बट इट्स टेक अ टाइम। जितना आपने डैमेज किया है उतना टाइम वो रिवर्स करने में लेगा। The fifth one is the food sensitivity. The mainly two food are more dangerous for gut issue. First one is the gluten and second one is the dairy. ठीक है, ये दो हम हर डिसीज में बंद कराते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दूध इज द कंप्लीट फूड, क्यों लेना चाहिए, लेकिन मिल्क इज द मोर सेंसिटिव इन द गट व्हेन योर गट इश्यू। ठीक है, गट इश्यू है ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर आपको कोई भी डिजीज है, कोई भी डिजीज है, लाइफस्टाइल है, ऑटो इम्यून है,
डाइजेशन इश्यू है, हार्मोनल है, वेट गेन है, इंडाइजेशन है, स्किन इश्यू है, कोई भी, तो आपका गट खराब है, तभी जाके आपको डिजीज आएगा। जिसका गट अच्छा है, चाहे कुछ कितना भी कुछ भी खा ले, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे इंसान हमने देखे हैं कि बहुत कुछ खाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन ये होता है कि उसके खाने में तो खराबी है ही, तो अच्छा कौन करता है उसको? तो अच्छे उसका गट बैक्टीरिया करता है, उसका गट माइक्रोबायोम करता है, उसका इंटेस्टाइन करता है, उसका फ्लोरा करता है। अगर आपको कोई डिजीज है तो डेफिनेटली ग्लूटीन बंद करना है, डेयरी बंद करना है। डेयरी के ऑप्शन बहुत सारे हैं, ग्लूटीन के ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। आगे जाके लिकी गट में अगर हमारा गट खराब है तो उसका इफेक्ट हमारे गट माइक्रोबायोम के ऊपर क्या आता है? तो इस टाइप हेल्दी गट है, यहाँ पे लीकी गट है। तो हेल्दी गट पे क्या क्या होगा, और गट खराब है वहां पे गट माइक्रोब के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। लीकी गट है वो हमें पता चल गया, किसकी वजह से है वो हमें पता चल गया, क्यों होता है वो पता चल गया। अभी वो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आता है, अगर हो गया तो क्या होगा, उसके ऊपर रिजल्ट क्या आता है, किस तरह से हमारा गट है वो खराब हुआ तो उसके रिजल्ट से हमारा गट माइक्रोबायोम खराब होता है। अगर हेल्दी है तो आपका लैक्टोबैसिलाई अच्छा रहेंगे, और हार्मफुल बैक्टीरिया है वो आपका लो रहेगी, और माइक्रोबायल की जो डाइवर्सिटी है वो आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, फूड का माइक्रोस्कोपिक किया है। आई होप कि आज सब आप जो आपने जो फर्मेंटेशन किया उसमें आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छी कॉलोनीज बनी है, बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया बना, बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन आया। और वो क्या करता है, पैथोजिनस बैक्टीरिया को मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम हेल्दी बैक्टीरिया खा नहीं रहे, हम हेल्दी बैक्टीरिया को इसी तरह से बनाए कि वो पैथोजन को मारे और पैथोजन बैक्टीरिया को खा जाए, और उसी की वजह से वो कॉमन बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाता है, ठीक है। तो फर्स्ट काम क्या करेगा, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेगा और अपना कॉलोनी को बढ़ाएगा। लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया, तो जहां पे हमें प्रोटेक्शन चाहिए, मान लो कि कोई डिजीज आया तो उसके ऊपर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। मान लो कि आपके बॉडी में कोई फूड आ गया, आपने कोई फूड खाया कि जो ऑलरेडी खराब था, मान लो फूड पॉइजनिंग हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा फूड बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन दो तीन लोग ऐसे हैं उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, तो वो प्रोटेक्शन हुआ, तो प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। रिगार्डिंग योर गट ब्रेन एक्सिस, तो गट ब्रेन एक्सिस को बैलेंस करते हैं। एंड सबसे बेस्ट काम है सेरोटोनिन और डोपामाइन को रिलीव करना। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि जब तक आपके बॉडी में दो हॉर्मोन्स नहीं है, आप खुश नहीं रह पाते, आप किसी का ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते, आप डिजायर नहीं कर पाते, आप आपकी विश को नहीं पूरा कर सकते, आपको वो हैप्पी मूड ही नहीं आएगा, ठीक है। एक खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना हमारा लाइवलीनेस है, ठीक है। हम खाने को देख के हैप्पी होते हैं, हमें जी होता है खाने का, किसी और के घर भी खाने के लिए जाता है। इवन किसी के शादी में जाते हैं तो वहां पे खाने का टाइम देखते हैं, किसी के घर भी हम खाना देख के डिसाइड करते हैं कि जो गेस्ट आए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान आता है तो हम उसके लिए खाना बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करते हैं। तो फूड इज नॉट ओनली फूड, फूड कनेक्ट विथ योर सोशलिज्म, फूड कनेक्ट विथ योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, food connect with your internal relationship, food also connect with emotion, and food also connect with the spirit। भगवान को भी हम प्रसाद देते हैं, और जो प्रसाद जाता है उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। दैट्स व्हाई द स्पिरिचुअल फूड आर वेरी टेस्टी, वेरी हेल्थी, ठीक है। जब भी हम प्रसाद खाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स क्रिएट द गुड वाइब्स इन योर बॉडी एंड रिलीव द सेरोटोनिन, रिलीव द डोपामाइन, एंड ऑल्सो कनेक्ट विथ योर मूड
and also connect with your gut and brain axis. गंदा बैक्टीरिया हो गया, हमारा गट डिक्रीज हो गया, गट में कोई इश्यू आ गया तो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा, माइक्रोबायोम को चेंज करेगा, स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ड्राइनेस स्टार्ट हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, मुंह में, जेनाइटल ऑर्गन के आसपास, ब्रेस्ट के नीचे, एक्जिला के आसपास ईस्ट डेवलपमेंट, फंगाई डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। और कॉमनेस्ट फंगस इज द रिंगवॉर्म, और वो आप हमारे इनर पार्ट्स पे होते हैं, बहुत सारे लोगों को होते हैं, और इजिएस्ट डाइट है। लाखों की मेडिसिन लेने के बाद भी रिंगवर्म्स खत्म नहीं होते, एक बार गया वापस आया, एक बार गया वापस आया। लेकिन अगर हम गट माइक्रोबायोम को रिलीव करते हैं, बॉडी को एक्शन देते हैं कि स्टार्ट बैक्टीरियोजेनिक इफेक्ट इन योर बॉडी, तो बैक्टीरिया फंगाई को खाते जीते हैं। ठीक है, अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया नहीं रहे तो ही आपको फंगल इन्फेक्शन आएगा, और फंगल आया है तो एंटी फंगल नहीं लेना, क्योंकि जो भी एंटी फंगल लेंगे आपको ऑटोमेटिक कफ कोल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वायरस बन जाएंगे बॉडी में। और वायरस हुआ और एंटीबायोटिक लिया तो ऑटोमेटिक आपका बैक्टीरियल ग्रोथ रिड्यूस होगा और वापस से आपको फंगस आने के चांसेस है। ये दो साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता है। अब देखना, जिन लोगों को स्किन डिजीज है, एक्जिमा है, फंगस है, सोरियासिस है, उसको कफ कोल्ड होता ही है। कफ कोल्ड होगा तो स्किन रिलीव होगा, स्किन में आया तो कफ कोल्ड जाएगा। ये दोनों का बहुत ही ब्लाइंडली कनेक्शन है, इतना ब्लाइंड है कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, और इतना साइकिल में चलता है, उसको रिसेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, हेल्दी गट फ्लोरा, हेल्दी यीस्ट, हेल्दी फंगाई, इन सबको बैलेंस करने का काम जो करता है वो हमारा फूड जनरेशन प्रोसेस करता है, जो हम अभी ले रहे हैं खाने में, और उसका इम्पैक्ट हमारे लीकी गट के ऊपर आता है। और जैसे ही गट लीक हुआ, सबसे पहला विटामिन जाएगा, वो जाएगा बी12। ठीक है, तो कई बार आप लोग रिपोर्ट देख के टेंशन में आ जाते हो कि मेरा बी12 रिड्यूस हो गया, बी12 रिड्यूस हो गया, और हमने बी12 ले लिया, बाहर से लिया, अभी क्या होगा, बॉडी खुद नहीं बनाएगा, क्योंकि बी12 न तो एनिमल फूड में है न तो प्लांट फूड में है। बी12 आपके गट बैक्टीरिया बनाते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं, एक बैक्टीरिया का पूरा श्रृंखला है जो सिर्फ बी के ऊपर काम करता है, बी1, बी2, बी6, बी7, बी8, बी9, बी10, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 15, 16, 17, इतनी पूरी श्रृंखला है बी की। और उसमें से न्यूट्रिएंट रिडक्शन कैपेसिटी हम सिर्फ बी12 की देखते हैं। अगर बी12 रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपका थायराइड खराब है, आपका वेट बढ़ा है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी लो है। सेकंड थिंग है विटामिन के। हमने कल भी पढ़ा था कि विटामिन के इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड रेगुलेशन, टू मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल, मैनेज योर फैट, ऑल्सो फॉर हेल्दी हार्ट। अगर यहाँ पे कोई भी इश्यू है दैट मीन्स कि आपके गट में कहीं ना कहीं इश्यू है, गट थोड़ा बहुत तो कहीं टूटा है ताकि वो प्रॉपर एब्सॉर्प्शन नहीं कर रहा। द सेकंड रिडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट इज द फोलेट। फोलेट हेल्प टू प्रोटेक्ट योर सेल स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी का जो भी सेल है उसका ऊपर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा कवरिंग रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, उसके अंदर फ्लूइड रहता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, वाटर है और प्रोटीन है, उसके ऊपर एक लेयर है पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर कैल्शियम का लेयर बनता है और विटामिन सी उसको बाइंड करता है, और उसके बीच में फोलेट है। तो फोलेट क्या काम करेगा, जहां जहां लाइनिंग है, ठीक है, लिप लाइनिंग है, टीथ लाइनिंग है, गम्स लाइनिंग है, ईयर की लाइनिंग है, नेजल लाइनिंग है, आईज की लाइनिंग है, एनस की लाइनिंग है, वजाइनल फ्लोरा की लाइनिंग है, तो लाइनिंग को बाइंड करता है। ठीक है, कहीं पे भी लाइनिंग है, ऐसे इंटेस्टाइन में भी लाइनिंग है, लंग्स में भी है, हार्ट्स में भी है, किडनी में भी है, तो वहां सबसे ज्यादा फोलेट काम करता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन प्रॉपर नहीं रहा ना तो कोई भी चीज टूट जाती, आपके नाखून टूटना वो भी फोलेट की कमी है, आपके कॉर्नर में क्रैक आना वो भी फोलेट की कमी है, आपको ईयर के पीछे ड्राइनेस फील होना वो भी फोलेट की कमी है। यहाँ तो लास्ट में आता है, पहले इंटरनल डिस्टरबेंस दिखता है, उसके बाद बाहर आता है। आपके हेयर के रूट आप यहाँ पे देखते हो और दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोलेट। तो टूटना, शरीर को तोड़ना, सेल को तोड़ना, गट को तोड़ना, लंग्स को तोड़ना, वो सारा काम फोलेट से होता है। और फोलेट हमारा गट माइक्रोम बनाता है। हम जो फूड खाते हैं, फूड का कवरिंग जो खाते हैं, वो कवरिंग बनाता है। वेजिटेबल की पील्स है, फ्रूट्स की पील्स है, पल्सेस की पील्स है, जो पील्स है
वो हमें फोलिक एसिड और फोलेट देता है। तो वो हमारे डाइट में रहना इतना जरूरी है। हम फाइबर को गंदा मान के निकालते हैं, वेजिटेबल की छील निकाल देते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा डैमेज है, पेस्टिसाइड्स है, लेकिन वो सबसे हेल्दीएस्ट माना जाता है। तो दिस आर द मैकेनिज्म इन दैट लीकी गट। हेल्दीएस्ट साइन कैसे रहता है, अगर डैमेज हुआ तो क्या प्रॉब्लम रहता है। द मोड ऑफ एक्सिस, चलो ये थोड़ा एडवांस है, जो डॉक्टर है उसको मजा आएगा पढ़ने में समझने में, लेकिन आप इतना समझ लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप बीमार क्यों हो। ठीक है, कहाँ से बीमारी आई। द मोड ऑफ डिलीवरी, आपकी डिलीवरी वजाइनल है किसी सेक्शन है, माँ को बच्चे को दोनों को डैमेज करता है। फीडिंग टाइप, ब्रेस्ट फीड है, फॉर्मूला फीड है, माँ और बच्चे दोनों को डिस्टर्ब करता है। गेस्टेशनल एज, प्री टर्म है, नॉर्मल टर्म है, वो भी माँ और बच्चे दोनों को डैमेज करता है। एंटीबायोटिक एक्सपोजर कितना जाता है, वो जो इंसान लेते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। जियोग्राफी, हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, उसका इफेक्ट आता है। एनवायरमेंटल, यहाँ पे एनवायरमेंटल डजंट मीन कि ठंडी गर्मी है, एनवायरमेंटल मीन्स आपका सोशल एनवायरमेंट, आपका फिजिकल एनवायरमेंट, आपका मेंटल एनवायरमेंट, आपका स्पिरिचुअल एनवायरमेंट। तो उसका इम्पैक्ट आपके सेल के ऊपर जाता है और वो आपको डिस्टर्ब करता है और वो आपको डिसीज देता है। अगर मोड ऑफ डिलीवरी वजाइनल है या तो सी सेक्शन है, तो उसका सीधा डेवलपमेंट आपके फाइडोबैक्टीरियम पे होता है, बाइफाइडोबैक्टीरियम में होता है, और वो आपके गट ब्रेन एक्सिस को डैमेज करता है। सीधा मान सकते हैं, अगर कोई इंसान की नॉर्मल डिलीवरी है, उसके स्पिरिचुअल फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। जो इंसान एलएससीएस से आता है, उसके मदर का वजाइनल बैक्टीरिया और बच्चे का माउथ बैक्टीरिया सेम रहता है, और वहीं से गट ब्रेन एक्सिस आपका डैमेज होना स्टार्ट होता है। सेकंड, फीडिंग, जैसे ही माँ की ब्रेस्ट को बच्चा सक करता है, सेम मैकेनिज्म लंग्स में डेवलप होता है। जैसे ही फीडिंग करता है बच्चा, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, फीड करते करते ब्रीथ लेना, तो वहां आपका लंग्स एक्टिवली पार्टिसिपेट रहता है, और बच्चा नेजल टू एब्डोमिनल ब्रीथिंग करता है ड्यूरिंग द फीडिंग फेज। अगर वहां पे डिस्टर्ब हुआ तो बच्चों में ऑटो इम्यून आने के चांसेस है, एंड इट गोज विद द टाइप 1 डायबिटीज, कैंसरस एंड द सीलियाक डिसीज। एंड उसका जो इफेक्ट है वो प्रोबैक्टीरियो बैक्टीरियोडाइट्स में रहता है, और वो लंग गट्स एक्सिस को डैमेज करता है। प्रीटर्म है, नॉर्मल टर्म है, जैसे बच्चा प्रीटर्म जन्म लेता है उसकी लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है, लीवर एंजाइम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, और उसका जो बैक्टीरियल इफेक्ट है वो गट लीवर एक्सिस को डैमेज करता है। तो ये तीन फेज है जो हम इन वूम, लैक्टेशन पीरियड एंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करता है। बाकी के जो तीन है वो डायरेक्टली हमारे ऑर्गन के ऊपर काम करता है, डायरेक्ट हमारी एक्सपोजर के ऊपर काम करता है। अगर एंटीबायोटिक ज्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इंटेस्टाइन खराब होगा, आपको डिजीज आएगा, आपका हार्ट खराब होगा, आपके गट हार्ट एक्सिस पे काम करता है। जियोग्राफी खराब है तो गट हार्ट एक्सिस पे काम करेगा। एनवायरमेंटल खराब है, आसपास के लोगों की चिंता करना छोड़ दो, आसपास का एटमोसफियर देखना छोड़ दो। जब आप बीमार होते हैं तो आसपास वाले देखने नहीं आए। आसपास की कोई भी चिंता मत करो, ठीक है। अगर हम घर में हैं तो घर में भी आसपास देख लो, सब लोग अच्छी तरह से खा लेंगे। अगर आप नहीं रहे घर में, फिर भी कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा। अगर आप 2 दिन 5 दिन घर से बाहर जाते हो तो घर की उसी हालत को उसी टाइम पे छोड़ दो, ताकि जितना एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा उतना आपका गट किडनी एक्सिस खराब, किडनी टॉक्सिन नहीं निकालेगा, क्योंकि आंसू और हमारा स्वेट और पर्स्पिरेशन तीनों एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब एक दिन बहुत जोर जोर से रोना, इतना क्राई करना, आपको दूसरे दिन यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे किडनी के ऊपर जाता है। जो ट्रेस का इम्पैक्ट है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्लैंड है, उसके ऊपर काम करता है, और वो हमारे ट्रेस रिडक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये थोड़ा डीपर मेडिको टर्मिनोलॉजी में स्लाइड था, लेकिन मुझे आपको इसीलिए दिखाना था क्योंकि आपके घर में, सबके घर में बच्चे हैं। आई एम वेरी सेंसिटिव फॉर चाइल्ड, बिकॉज जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स नोइंगली और अननोइंगली कोई ऐसी मिस्टेक करता है जिससे बच्चे को लाइफ लॉन्ग सफर करना पड़ता है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड फ्रॉम दिस फिनोमिना। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। यहाँ पे एक डेमोग्राफी मैंने दिखाना ट्राई किया है कि कैसे बैक्टीरिया दिखते हैं, कैसे टॉक्सिन हमारे बॉडी में आता है और बैक्टीरिया का काम करते हैं। ठीक है, हम खा लेते हैं, हमें नहीं पता कि हमने जो खाया वो क्या था, कैसे था, क्यों खाया, लेकिन
गट बैक्टीरिया बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे सिंबलाइज दिए है कि कौन कौन से बैक्टीरिया सही है, कौन कौन से बैक्टीरिया गलत है। तो ये ऊपर की जो सीरीज है उसमें दिखाया है टॉक्सिन वाला। ठीक है, तो ये टॉक्सिन सारे जब भी हमारे बॉडी में जाते हैं तो छोटे छोटे बाल रहते हैं, इसको सीलाई, इंटेस्टाइनल सीलाई, एपिथेलियल सेल रहते हैं और यहाँ पे सीलाई रहते हैं। जब भी हमें एसिडिटी ज्यादा होता है, गैस ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा रहता है, वेट बढ़ता है, बॉडी बल्ज फील होता है, टायर शेप में जाता है, तो ये सीलाई पूरा टूट जाता है। एक हेयर जैसे रहते हैं, इधर गए तो उधर गया, इधर गए तो इधर गया, तो वो टूट जाता है। जब भी वो टूटना स्टार्ट होते हैं तो कोई भी टॉक्सिन अंदर जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी मान लो कि हमारा गट बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे है, तो वो क्या करेंगे, देखो इस पिक्चर को बड़ा करके दिखाया है। तो जैसे ही कोई पैथोजेनेसिस इस सिलाई के ऊपर बैठने जाएंगे, हमारे गट बैक्टीरिया अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रीबायोटिक है, एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म है, ये पीएच को लोअर कर देता है, ये एंटीटॉक्सिन को रिलीव करता है, ये कोलोनाइज बैक्टीरिया की बनाता है, ये म्यूकस को पैदा करते हैं। आपको पता है कि आपको सर्दी उधरस होता है तो इज नॉट ए लंग डिजीज, इज अ इंटेस्टाइन डिजीज। पेट को साफ करो, कफ चला जाएगा। बहुत ही कम टाइम में अगर आपको कफ कोल्ड क्योर करना है तो इंटेस्टाइन के ऊपर काम करो तो चला जाएगा, क्योंकि जितना बैक्टीरिया आएगा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, म्यूकस बनाना स्टार्ट करेगा, ब्लॉक कर देगा, एडेसिव को ब्लॉक करता है। तो ये पूरा डेमोग्राफिक है कि जहां आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कोई भी तरह के बैक्टीरिया आते हैं, उसका काम उसके सामने लड़ना, उसको फाइट करना और उसको शरीर से निकालने का काम है, वो हमारे गट माइक्रोबायोम करते हैं। ठीक है, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच for joining this series. And today we completed the third day for understanding of the leaky gut. Tomorrow we are going and learn for प्रीबायोटिक एंड द प्रोबायोटिक। हम बहुत पढ़ते हैं प्रोबायोटिक पीना चाहिए, प्रोबायोटिक खाना चाहिए, प्रोबायोटिक इज वेरी हेल्दी, बट हाउ, व्हाई, वेयर एंड व्हाट प्रोबायोटिक हेल्प्स यू। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो गट रिसेट वर्कशॉप है, यहाँ पे हम धीरे 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 करके गट की एक अवेयरनेस बढ़ाएंगे। ये मैं आपको डीपली इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं डाइट तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके देती हूँ, लेकिन अब जब खाना खाते हो ना तब आपको गट को देख के खाना है। ठीक है, डिश को देख के मत खाओ कि मैं खाना खा रही हूँ तो हेल्दीएस्ट है या अनहेल्दीएस्ट है। गट को देखो कि आप ये डाइजेस्ट कर पाओगे, चाहे जहर भी खा लो तो अगर वो पचा सकता है तो आप खा लो, लेकिन अगर स्वीट भी आपका बॉडी नहीं पचा सकता, गट बैक्टीरिया नहीं है सही, तो स्वीट भी आपके लिए पॉइजन ही है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल प्रोसेस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज वेरी मैजिकल सिस्टम। भगवान ने हमें बहुत ही अच्छा शरीर दिया, नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल मैमल्स, इवन सी एनिमल हैव आल्सो गुड बैक्टीरिया। मैंने बहुत रिसर्च किया है गट बैक्टीरिया के बारे में, बिकॉज आई हैव ए वेरी keen to learn about the autoimmune disease। ऑटोइम्यून डिजीज क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कोई भी एनिमल में ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है आज तक पूरे वर्ल्ड में। नन ऑफ द सिंगल एनिमल डायग्नोज विद ऑटोइम्यून डिजीज। अभी कैंसर दिखने लगे बिकॉज इज ह्यूमन कैंसर। हाँ, ह्यूमन ही एनिमल को दे रहे हैं इंजेक्शन, खाना ऐसा दे रहा है, दैट्स व्हाई एनिमल आर आल्सो सफरिंग विद द कैंसर फिनोमिना। अदरवाइज एनिमल हैव ए नो कैंसर, नो ऑटोइम्यून डिजीज। एंड ओनली वन रीजन बिहाइंड दैट कि एनिमल के सबके गट बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे हैं और वी हैव ए सेम सिचुएशन। ठीक है, भगवान ने हमें वही फ्लोरा दिया है, वही मैकेनिज्म दिया है कि हम भी अपने गट बैक्टीरिया को बहुत ही अच्छे रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको नॉलेज लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। आपके आसपास के जितने भी इंसान हैं, आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर करना, क्योंकि गट बैक्टीरिया बचाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम उसको साथ लेके जाने वाले हैं, यहाँ रखने वाले नहीं है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर गट माइक्रोबायोम। कल हम पढ़ेंगे प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक, वन ऑफ द डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पोस्ट बायोटिक। ठीक है, लेकिन हम वो सेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे एडवांस कोर्स में जाता है, लेकिन डेफिनेटली वी लर्न अबाउट द प्रीबायोटिक एंड द पोस्ट बायोटिक। थैंक यू सो मच।